Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of BSc first year paper 1, that is mechanics. And this is our second lecture, so lecture number 2. Today we will discuss about the mechanics of a system of particles. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि सिस्टम आपके दो टाइप के थे। कौन कौन से? एक आपका सिंगल पार्टिकल सिस्टम था और एक आपका कौन सा था? ग्रुप ऑफ पार्टिकल सिस्टम। या तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो या क्या बोल देना हमने? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब उस सिस्टम के अंदर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हम क्या कहां से स्टार्ट करते हैं? देखो, जब हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे तो हम वहां पे सिर्फ क्या कह रहे थे कि आपका एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है ना? सिर्फ क्या था? जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं वही एक फोर्स था, एक टाइप, है ना? लेकिन जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, मतलब एक सिस्टम के अंदर जब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो किसी सिस्टम के अंदर 4 पार्टिकल है, 5 है, 6 है या n है, नंबर ऑफ टाइम्स n पार्टिकल्स है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम सिस्टम के ऊपर जो है केवल एक एक्सटर्नल फोर्स ना होके वहां पे दो टाइप के फोर्स हो जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो वाला, ठीक है, और साथ में इंटरनल फोर्स भी वहां पे क्या हो जाते हैं? एक्ट हो जाते हैं। इंटरनल फोर्स का मतलब जैसे कि मान लो मैंने कोई एक सिस्टम बनाया, ठीक है, मैंने कहा इस सिस्टम के अंदर कितने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे? एक तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज F एक्सटर्नल, ठीक है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, दूसरा साथ में क्योंकि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे? इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, ठीक है, तो इंटरेक्शन की वजह से हर पार्टिकल एक दूसरे पे क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा, हर पार्टिकल, ठीक है। मतलब फर्स्ट पार्टिकल, मान लो अगर मैंने कोई एक पार्टिकल कंसीडर किया, फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, तो ये सेकंड इस पे भी एक्ट करेगा कोई फोर्स, इस पे भी, ठीक है, तो हर पार्टिकल क्या करेगा? बाकी पार्टिकल्स के ऊपर आपका फोर्स एक्ट करेगा। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इंटरनल फोर्स। तो मान लो हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया कि किसी सिस्टम के अंदर कितने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने क्या माना? किसी सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो, जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा उसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? 2 लगेंगे। कौन कौन से? एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और एक आपके क्या लगेगी? इंटरनल फोर्स। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ? इंटरनल फोर्सेस को बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस को कैसे लिखोगे? देखो, इसमें सबसे पहले जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो हम क्या करते हैं? किसी एक पार्टिकल को चूज करते हैं। तो मान लो हमने किसी इस ith पार्टिकल को क्या कर दिया? चूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये ith पार्टिकल के ऊपर, इस ith पार्टिकल बाकी सभी पार्टिकल्स के ऊपर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब ये इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा, इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो है आपके सभी पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो इसका मतलब वो क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी पार्टिकल खुद के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल अपने आप के ऊपर फोर्स थोड़ी ना अप्लाई कर सकता है। क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, तो हमने क्या देखा? उसमें 2 टाइप के फोर्स हमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, there are 2 type of forces, 2 type of forces will act, ठीक है। आपके 2 टाइप के फोर्स एक्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? भाई पहला तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से ड्यू टू आउटसाइड सोर्स, भाई बाहर से हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है।
ठीक है, तो वो तो क्या होगा आपका एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा साथ में कौन से होंगे आपके इंटरनल फोर्सेज होंगे, ठीक है ना, साथ में कैसे होंगे आपके इंटरनल फोर्सेज, वो किसकी वजह से आए हैं, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन, क्या हुआ आपका इंटरेक्शन हुआ बिटवीन ईच पार्टिकल्स, है ना, हर पार्टिकल्स के आपस में क्या हुआ इंटरेक्शन हुआ, तो इसलिए आपका क्या होगा दो टाइप के फोर्स आएंगे जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, ठीक है। तो देखो जब हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे तो हम क्या लिखते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, किससे, न्यूटन सेकंड लॉ से, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखते थे, dpi by dt, ये लिखते थे ना, किसके लिए लिखते थे, ये तो हम सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल की बात कर रहे हैं। अब अगर हम सिस्टम की बात करें तो मैंने कहा जब भी किसी के अंदर, मान लो हमने क्या लिया, सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कंसीडर कर लिया हमने सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो जब भी हम सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकल को चूज करते हैं, ठीक है, तो मान लो हमने क्या चूज किया, कंसीडर एन ith पार्टिकल, हमने क्या चूज किया, कोई भी ith पार्टिकल कंसीडर किया, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, देखो क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले हमको एक ith पार्टिकल चूज करेंगे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से कहां से, न्यूटन सेकंड लॉ से, और फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, समेशन, क्योंकि सभी सम फोर्सेस का क्या करना होता है, सम करना होता है, तो पहले हमको एक ith पार्टिकल की इक्वेशन लिखेंगे, कंप्लीट सिस्टम की के लिए लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम ith पार्टिकल के लिए क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, देखो अब हमारे पास क्या आएगा, Fi आएगा, है ना। अब देखो पहले जब सिंगल पार्टिकल था तो सिर्फ क्या था आपको, ये एक ही फोर्स था, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो कौन से कितने फोर्स आएंगे, दो आएंगे, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, Fi कौन सा, एक्सटर्नल, अगर मैंने ऊपर ई लिखा है इसका मतलब क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि दो फोर्सेस का सम होगा, एक तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस कौन सा होगा आपका इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स कैसे लिखोगे, सभी का आपस में सम, पहले ने दूसरे पे, दूसरे ने तीसरे पे, तीसरे ने चौथे पे, ऐसे करके करते हो, तो सभी फोर्सेस को क्या करना है, सम, और सम के लिए हम क्या लगाते हैं, समेशन, और समेशन की वैल्यू कैसे चलेगी, समथिंग j इज इक्वल टू 1 से लेके 1 से कहां तक जाएगी, जितने पार्टिकल, कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल्स, ठीक है, और f j i, अभी बताऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक है, हो गया, इज इक्वल टू, फोर्स है तो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के निशान लगाना मत भूलना, ठीक है ना, ये हो गया, क्योंकि क्या लिखते हैं इधर फोर्स लिखते हैं, इज इक्वल टू इधर क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, दैट इज d p i अपॉन dt, है ना भाई, यही होगी, देखो सेम ऊपर वाली जैसी था, सिंगल पार्टिकल के लिए जो लिखी थी, सिर्फ फर्क क्या आया, जहां पे वहां पहले सिर्फ एक फोर्स था, वहां पे अब क्या है, दो फोर्सेज है, ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, और ये कौन से फोर्स है आपके इंटरनल फोर्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद मेन आपका काम शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, हमने क्या कहा, इसीलिए जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे सिस्टम में कितने टाइप के फोर्स एक्ट होंगे, दो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ध्यान देते हैं, Fi कौन सा फोर्स है, क्या आपका एक्सटर्नल फोर्स प्लस समेशन j1 से लेके n तक, क्या है आपका F J I, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है आपका d p i अपॉन dt, यही है ना आपकी इक्वेशन, देखो, ठीक है, हो गया भाई। अब देखो मैं ये जो क्या है आपका FJI, FJI का क्या मतलब है, FJI का मतलब है आपका फोर्स ऑन द, फोर्स लगा है किस पे, पीछे वाले पे, फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, क्योंकि जिस पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं उसी के फोर्सेस की बात करेंगे पहले, बाद में सबकी करनी होगी तो समेशन अप्लाई कर देंगे। FJI क्या है, फोर्स है किस पे, उस ith पार्टिकल पे, ठीक है, फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, किसकी वजह से, ड्यू टू jth पार्टिकल, ये क्या है FJI, फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, पीछे वाले पे, ठीक है, फोर्स ऑन द ith पार्टिकल किसकी वजह से, jth पार्टिकल्स की वजह से। अभी कहोगे ये समेशन कहां से आ गया, है ना, अब देखो जो आपका ये मान लो सिस्टम था, ठीक है भाई, ये आपके पार्टिकल्स थे, अगर मैं सिर्फ क्या कहा, मैंने कोई ith पार्टिकल कंसीडर करता है, तो मान लो मैंने ये एक पार्टिकल चूज किया, फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, टोटल सिस्टम के अंदर कितने हैं, 6 पार्टिकल, तो अगर मैंने F1 पार्टिकल कंसीडर किया, ठीक है, Fi कर रहे हो, अब इसके ऊपर इंटरनल फोर्स कौन कौन से लगेंगे,
फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर कौन सा लगाएगा, सेकंड भी लगाएगा, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर ही थर्ड भी लगाएगा, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर ही फोर्थ भी लगाएगा, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फिफ्थ भी लगाएगा और फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर ही सिक्स्थ भी लगाएगा। अब हमें तो क्या लिखना है, अनथ पार्टिकल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब लिखने थे, है ना। तो इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, समेशन यूज कर दिया, ठीक है। और समेशन किस तरीके से, एफ देखो आई की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, आई की वैल्यू जो आपने कंसीडर की थी वही रहेगी 1 1 1, तो यहाँ पे तो आई, ठीक है। और ये क्या है, जे है ना, पीछे वाली चीज। और क्या चेंज हो रहा है, जे बार बार चेंज हो रहा है। देखो जे की वैल्यू 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी। इसका मतलब समेशन किस पे लगेगा, जे पे लगेगा, 1 से लेके कहां तक, जैसे यहाँ पे कहां तक है, 6 तक है, ठीक है। देखो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होगी, कहां से होगी, 2। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स अप्लाई, क्योंकि जैसे 1 हो गया तो इसका मतलब F11 और F1 में इंटरनल फोर्स तो है नहीं, कोई पार्टिकल खुद के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दे, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये इक्वेशन ऐसे आएगी, ठीक है। आगे बात समझो, इसलिए ये कैसे लिखा गया, अब आ गया समझ में कि हमने क्या किया, एक ith पार्टिकल कंसीडर किया, ठीक है। उस ith पार्टिकल के लिए आपने क्या लिखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, इक्वेशन किसके लिए, फॉर ith पार्टिकल, ठीक है। आ गया, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, ई ऊपर लगा दे मतलब एक्सटर्नल, ये क्या है, इंटरनल फोर्स, और ये क्या है, dpi/dt, ठीक है। fji का क्या मतलब है, फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, किसकी वजह से, ड्यू टू द jth पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपने तो सिर्फ किसकी इक्वेशन लिखी है, ith पार्टिकल की, फिर क्या लिखोगे, बट इन ए सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हमें इक्वेशन को किसके लिए लिखना पड़ेगा, पूरे सिस्टम के लिए। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, सो वी अप्लाई समेशन। अब समेशन किस पे अप्लाई करेंगे, आई पे समेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन किसके लिए, सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी, समेशन आई पे अप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन पे, 1 से लेके कहां तक जाएगी वैल्यू, n तक, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, fi एक्सटर्नल, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो एक समेशन तो ऑलरेडी है और एक और अब हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 समेशन। एक तो आई के ऊपर 1 से लेके n तक हमने लगाया वो, और एक पहले इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो समेशन था j1 से लेके n तक वो। फिर क्या है, इक्वेशन f j i, ठीक है, इज इक्वल टू, समेशन दोनों तरफ ही लगेगा, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। देखो j वाला तो पहले से इंटरनल की वजह से था, ये हम किस पे लगा रहे हैं, ith पार्टिकल पे, ठीक है, कंप्लीट सिस्टम के लिए। तो क्या हो जाएगा, dpi/dt। तो ये यहाँ तक इक्वेशन। इन दोनों समेशंस को हम एक सिंगल समेशन में भी लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं दोनों समेशंस को सिंगल की फॉर्म में, समेशन i 1 से लेके n तक, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, i इज नॉट इक्वल टू j, i और j की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, ठीक है। दैट इज fi क्या है, एक्सटर्नल प्लस। अब दोनों समेशंस को एक में लिखना हो तो कैसे लिख दो, i j लगा दो, ठीक है। इसका मतलब i पे भी लगेगा समेशन और j पे भी। और कंडीशन क्या है, i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है, 1 से लेके n तक। और f j i, दो समेशन की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक समेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन, यहाँ तक आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक की। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, इसमें जो ये सेकंड टर्म है, एक बार हम इसको देखते हैं, क्या है आपकी समेशन, भाई क्या है, i, j, ठीक है, i, j और i इज नॉट इक्वल टू j, कहां तक है, 1 से लेके n तक है, ठीक है। j इज इक्वल टू 1 to n ही रहेगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। ये क्या है, f j i, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सिर्फ e उठा के देख रहे हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है। देखो अब एक बार समेशन को खोलें हम, या तो पहले i वाले समेशन को खोल लो या पहले j वाले समेशन को। मान लो हम पहले j वाले समेशन को खोलते हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ i हमेशा बाहर रख दो, ठीक है, 1 से लेके n तक। हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, पहले समेशन j पे, ठीक है। तो j पे अप्लाई करोगे, f i तो एज इट इज रखना है ना, j पे लगा है, i तो एज इट इज रखोगे, तो j पे j की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 से, तो 1 और क्या है आपका i, ठीक है। फिर समेशन का मतलब क्या है, प्लस, क्योंकि दोनों के समेशन है, ठीक है। फिर क्या है, f, अब देखो i, अब किसकी j पे लगा है, तो j की वैल्यू कहां से 1 तो हो गई, फिर उसके बाद क्या आएगी 2 i, फिर प्लस, फिर f, फिर क्या आएगी j की वैल्यू 3, फिर i, फिर प्लस f, फिर क्या आएगी 4i, फिर प्लस f, फिर क्या आएगी 5i, ऐसे करके जाएगी और कहां तक जाएगी
यहाँ, ठीक है। पहले आपने किस पे अप्लाई कर दिया, समेशन जे, ठीक है, और आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है ना। अब किस पे अप्लाई करें, समेशन जे पे तो अप्लाई कर चुके हैं, अब आई पे अप्लाई करो। देखो तो आई पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एफ, देखो इस समेशन का मतलब ये सब पे, देखो ये तो बीच में प्लस ना, अब ये समेशन अंदर अलग अलग पे लगेगा, पहले इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो एक बार इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि आई हर एक के साथ है ना, जहां भी आई होगा वहां पे समेशन लगेगा। तो समेशन आई 1 से लेके n तक आई इज नॉट इक्वल टू जे, किस पे लगेगा, पहले f1 आई पे लगेगा, फिर प्लस समेशन आई 1 से लेके n तक आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। जे कहां से, 1 से, आई 1 से लेके n तक f2 आई। मैं इस टर्म को खोल के दिखा रही हूँ कि ये चीज आगे आके क्या निकलेगी, ठीक है ना। फिर प्लस अगली बार समेशन किस पे लगेगा, इस पे, आई 1 से लेके n तक आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्या है, f3i, ठीक है। फिर प्लस अब कुछ होगा, ऐसे लगा कर सकते। अब इसका मतलब अब इस टर्म को खोलना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इस टर्म को कैसे खोलोगे, देखो आई की वैल्यू कहां से, 1 से n तक, लेकिन कंडीशन क्या है, आई और जे को इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे इसका मतलब आई की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। आपका क्या बनेगा, देखो f1 2, फिर क्या आएगी f, पहले समेशन हम किस वाले पे लगा रहे हैं, 1 2 तो नहीं हो सकती, 2 होगी, अब क्या आएगी 3, फिर क्या आएगी f1 4, फिर अब कुछ सुनो, पहले वाली कंसोल हो गई, सिर्फ ये वाली। अब दूसरी वाले पे आओ, प्लस दूसरी वाले पे यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो f तो ठीक है 2, आई की वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ हो सकती है, ठीक है। फिर प्लस अब 2, आई की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, f2 2 हो जाएगा वो तो, है ना, क्योंकि कोई भी पार्टिकल खुद पे फोर्स अप्लाई नहीं करता, तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्या आएगी, f2 3, फिर क्या आएगी f2 4, वहां तक चले जाओगे n तक, ठीक है। दो टर्म हो गई सोल्व। अब तीसरी वाली टर्म को देखो एक बार, क्या आएगा f3, क्या आएगा 1, फिर f3 2, फिर f3 3 आएगा, नहीं आएगा, फिर क्या आएगा f3 4। तो ऐसे सारे टर्म्स को क्या करते चले जाओगे, बोलते चले जाओगे। अब देखो हमारा मेन एम क्या था, हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कोई भी पहला पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी पहले पार्टिकल पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, बस क्या होगी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या है कि जो आपका F12 फोर्स है वो क्या होगा, माइनस होगा किसके, F21 के। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के माइनस होंगे, तो मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो एक बार इस इक्वेशन पे चलो देखो, ये तो क्या आ रहा है F12 और यहाँ पे क्या आ रहा है F21, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। देखो यहाँ पे कहीं F13 आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है F31 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे F14 आ रहा है, तो कहीं पे आगे चल के क्या आएगा, F41 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो आपके इंटरनल फोर्सेस हैं वो किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। पहला पार्टिकल अगर दूसरे पे कर रहा है तो दूसरा भी पहले पे कर रहा है, और कैसा कर रहा है, इक्वल और अपोजिट। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिखोगे इट मींस इंटरनल फोर्सेस, जो आपके इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो मतलब समेशन i j i is not equal to j कहां से कहां तक, 1 तक, समेशन ऑफ f j i, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब कि पेयर में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करना है, कैंसिल आउट। इसका मतलब हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन ये टर्म क्या हो गई 0, तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो आपकी इक्वेशन बनी किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, वो क्या बन गई, समेशन i1 से लेके n, ठीक है, f i एक्सटर्नल, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गई, समेशन i1 से लेके n तक d pi by dt, ये होगी। और अब pi क्या होता है आपको पता है, p होता था m into v, और i लग गया तो क्या हो जाएगा, m into vi। तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन i1 से लेके n f i एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो समेशन i1 से लेके n तक, स्टेप बाय स्टेप चलो, d by dt एज इट इज रखो, ठीक है। pi की वैल्यू क्या है, mi और vi, ठीक है, हो गया। आगे सॉल्व कर दो इसको थोड़ा सा, वैसा हो गया ये, समेशन i1 से लेके n तक f i एक्सटर्नल हो गया।
इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो जाएगा, क्या है mi बाहर ले लो, समेशन ऑफ i, समेशन से बाहर नहीं आएगा कि जहां भी i होगा वो समेशन के अंदर रहेगा क्योंकि समेशन उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। mi डिफरेंशिएशन से तो बाहर आ गया, ये क्या बन गया dvi बाई dt, हो गया यहाँ तक। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fi एक्सटर्नल इज इक्वल टू, देखो समेशन i1 से लेके n तक mi एज इट इज d by dt भी एज इट इज, ठीक है। और di को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज dri by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, समेशन i1 से लेके n तक fi एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेशन i1 से n, देखो n ये क्या बन गया mi था d2 ri अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, किसके लिए आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, या मैकेनिक्स किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो इसको अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, माई को इसके क्योंकि कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने क्या पढ़ा कि उसके अंदर दो टाइप के फोर्स हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स और एक आपके इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस क्या है, समेशन में लिखे जाएंगे, इसमें हम क्या कुछ चीजें फॉलो करते हैं, कोई भी ith पार्टिकल कंसीडर करते हैं, उस ith पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे न्यूटन सेकंड लॉ से लिखते हैं, फिर क्या करते हैं हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम के लिए हम क्या अप्लाई कर देते हैं, उसमें समेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा दो फोर्स थे, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो हमने इंटरनल वाले को सोल्व आउट करके देखा, तो हमने पाया कि जो इंटरनल फोर्सेस थे वो क्या सारे कैसे थे, टेलर में एग्जिस्ट कर रहे थे। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि आपके जितने भी जो फोर्सेस, जैसे फर्स्ट पार्टिकल अगर सेकंड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेकंड भी फर्स्ट पे इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो आपकी क्या होगी, डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट होगी। मतलब अगर F1 5 न्यूटन है, F1 2, तो F21 कितना होगा, -5 न्यूटन होगा, ठीक है। इसलिए वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट। इसलिए इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू तो कितनी हो गई, 0, वहां पे हमने वापस 0 पुट की, यहां से आपकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ये क्या आ गई, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। अगली बात समझ में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा, देखो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या आपका, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं पहले। सेंटर ऑफ मास आपका एक ऐसा पॉइंट है, क्या है, मैंने क्या कहा, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे हम क्या मानते हैं कि पूरी बॉडी का मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि जो पूरी बॉडी है उसका मास कहाँ पे कंसंट्रेट है आपका उस सेंटर ऑफ मास पे। जैसे मान लो मैंने ये कोई सिस्टम लिया, ठीक है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो n पार्टिकल्स लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मान लो ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास, एक बार c डॉट m भी लिख देते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को क्या लिख देते हैं, c डॉट m, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा उस बॉडी के अंदर, ठीक है, जहां पे हम क्या मानते हैं कि उस बॉडी का जो पूरा मास है ना वो सिर्फ कहां पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे ही कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, क्या है आपका, एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर we suppose, जहां पे हम क्या सपोज करते हैं, where we suppose that the whole mass of body is concentrated, where we suppose that the whole mass of body is concentrated, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ठीक है। मान लो हमने क्या लिया, कंसीडर ए 2 पार्टिकल सिस्टम, पहले हम क्या लेते हैं 2 पार्टिकल, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे n पार्टिकल के लिए, ठीक है। कंसीडर ए 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। हमने क्या लिया, कोई ऐसा पार्टिकल लिया जिसके अंदर 2 पार्टिकल, ठीक है, कैसा सिस्टम लिया,
ये क्या होता है आपका फ्रेम होता है, बताया था ना मैंने, क्योंकि किसी भी चीज को हमेशा कहां से ऑब्जर्व किया जाता है, फ्रेम से, ठीक है। तो ये मान लो इसमें दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक पार्टिकल आपका ये है और एक पार्टिकल आपका ये है। तो इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास क्या है m2, ठीक है। कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, हैविंग मास, इनके मास क्या है, हैविंग masses m1 and m2, ठीक है, सच दैट, इस तरीके से। अब देखो ओरिजिन से, ये क्या है ओरिजिन से m1 तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लो क्या है आपका r1, ओरिजिन से m2 का जो है वो क्या है आपका पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है। टू पार्टिकल हैविंग masses m1 and m2 such that r1 and r2 are its position vectors, r2 are its क्या है वो आप इसके पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। इन दोनों मासेस को मान लो ये क्या कर रही है, कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, क्या है उसका सेंटर ऑफ मास, हमने मान लिया, ठीक है, ये क्या है सेंटर ऑफ मास। तो इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं क्या है हम कैपिटल R, ठीक है। लेट क्या मान लिया हमने कैपिटल R विद द पोजीशन वेक्टर या विद द रिजल्टेंट लिखते हैं ना, विद द रिजल्टेंट किसका ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस रिजल्टेंट R की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या होगी, देखो जब कभी भी सेंटर ऑफ मास के रिजल्टेंट की वैल्यू लिखनी हो तो वो कैसे लिखी जाती है, देखो कैसे लिखते हैं, जो मास है क्या m1 पहले पार्टिकल का, उसी का पोजीशन वेक्टर दैट इज r1, ठीक है। फिर उनको ऐड करते जाओ, प्लस कितना सेकंड जो मास है m2 उसका पोजीशन वेक्टर r, ठीक है। अगर 3 होते तो क्या करते थे प्लस m3 r3, 4 होते तो प्लस m4 r4, ठीक है। डिवाइड नीचे क्या आता है सभी मासेस का सम, जैसे यहाँ पे कितने मास है 2, m1 प्लस m2, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लो 4 होते तो कैसे लिखते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4, यहाँ पे क्या आ जाता है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है ना। आगे बात समझ, ये किसके लिए लिखा हमने, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब अगर हम इसके लिए बात करें फॉर ए n नंबर ऑफ पार्टिकल, इसके लिए लिखें अगर हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा r क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा m1 r1 होगा, फिर क्या होगा प्लस m2 r2 होगा, फिर क्या होगा प्लस आपको कहाँ तक जाएगा mn और rn तक, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस आपको कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। तो इसका मतलब अब जो आपकी इक्वेशन है उसको आप समेशन में लिख सकते हो, कैसे r इज इक्वल टू समेशन अप्लाई कर दो, कैसे m i r i, देखो अभी खोल के देखेंगे, i कहां से 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय समेशन i 1 से लेके n और m i, देखो ये इक्वेशन आएगी या नहीं, i की वैल्यू इसको खोल के देखो 1 रखो, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी ना, तो क्या आएगा एक बार खोल के देखना ये चीज आएगी या नहीं, समेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो हटाओ m i की वैल्यू 1 फिर r1, ठीक है, फिर समेशन का मतलब होता है प्लस, फिर m2 फिर r2 फिर प्लस फिर m3 r3, है ना, उसको और नीचे क्या आएगा समेशन हमारे का मतलब पहले m1 फिर समेशन का मतलब प्लस फिर m2 फिर प्लस m3, देखो वही इक्वेशन आ गई ना सेम। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखो r इज इक्वल टू समेशन i 1 से लेके n तक m i r, हो गया। ये समेशन m मतलब टोटल मास है, ये है ना, टोटल मास को कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल है, कैपिटल है क्या है मास ऑफ द सिस्टम, क्योंकि सभी मासेस का सम कर दिया, अगर सभी मास का सम कर दिया मतलब किसका मास हो गया, सिस्टम का मास। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी m into r इज इक्वल टू समेशन i 1 से n m i r i। हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं और इसी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर, यही होता है। तो इस इक्वेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डबल डेरिवेटिव कर दो, ये बोलो लेकिन डबल डेरिवेटिव, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ i 1 से लेके n, क्या हो जाएगा d अपॉन d2 अपॉन dt स्क्वायर किसका mi और ri। और ये चीज अभी निकाल के आए हो कहां से, मैकेनिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। ये चीज किसके इक्वल थी, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, अभी निकाल के आए हो ना, तो इसका मतलब क्या बन गई m
d2r over dp स्क्वायर इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया आपका f ऑफ एक्सटर्नल के इक्वल आ गया। तो ये चीज अभी अभी निकल के आया है ना, ये चीज किसकी इक्वल थी, टोटल एक्सटर्नल फोर्स दैट इज f ऑफ p। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, किसकी टर्म में, सेंटर ऑफ मास की टर्म में, क्योंकि r क्या है, रिजल्टेंट है किसका, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये क्या बता रही है कि जब भी हम कोई, ये क्या है d2r अपॉन dt स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन है ना, जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कह रहे हैं इक्वेशन क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होता है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है तो एक्चुअली उस बॉडी का क्या मूव करता है, सेंटर ऑफ मास मूव करता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये था आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे की जो आपकी लेक्चर्स होंगे नेक्स्ट उसमें करेंगे।